हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, हेमवती नंदन बहुगुणा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नैनी प्रयागराज से आपको हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं। और आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का जो पहला पेपर है थियरी का, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत यूनिट थर्ड जो कि पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है को डिस्कस करेंगे। ये हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद तो हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। कोई भी आपका मैटर जो सेम टाइप का आइटम से बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। मीन्स आपका मैटर मेड फ्रॉम सेम टाइप ऑफ आइटम्स। और देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम हम लोगों के प्रेजेंट टाइम 118 एलिमेंट अब तक ज्ञात हैं। तो ये एलिमेंट्स की संख्या जो है प्रेजेंट टाइम कितनी है, 118 एलिमेंट्स नोन टिल डेट, एलिमेंट्स नोन टिल डेट आज के समय तक अब तक 118 एलिमेंट ज्ञात हैं। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके गुण क्या हैं, एक जैसे हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हम लोग सुविधा के लिए इनका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर हैविंग सेम प्रॉपर्टी एंड सेपरेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स। मीन्स वर्गीकरण हम लोग कह सकते हैं कि वर्गीकरण क्या है कि सेम गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना और अलग अलग गुण वाले तत्वों को अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण डिस्कस करने से पहले ये जो 118 एलिमेंट हैं इसके नामकरण के लिए हमारे यहाँ दो संस्थाएं काम करती हैं। एक आपका है IUPAC जिसे हम लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरे क्या CNIC है, कमीशन ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। तो IUPAC एक आपका साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर करती है और ये CNIC जो है उन एलिमेंट्स के ऑफिशियल नेम को घोषित करती है। इसको चूंकि जब आपका 19वीं सेंचुरी के लास्ट में हम लोग देखें तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे एलिमेंट्स जो है डिस्कवर किए गए। तो पहले कहीं ना कहीं उनके गुण के आधार पे, किसी साइंटिस्ट के नेम के आधार पे, इन सब के आधार पे नामकरण किया जाता था। लेकिन जब आपका एक ही साइंटिस्ट बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया और उनके गुण एक जैसे हैं तो उसके नॉमेनक्लेचर के लिए IUPAC ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसे हम लोग ट्राइवियल नेम कहते हैं। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं आपका हम लोगों के जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटॉमिक नंबर आपके 1 से लेकर के 0, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट हो सकती हैं। तो 100 एलिमेंट या उससे अधिक जो एलिमेंट्स हैं खोजे जाएंगे उनके लिए ट्राइवियल नेम यूज किया जाता है IUPAC द्वारा। तो अगर हम लोग देखें तो इसके लिए सबसे पहले रूट वर्ड क्या होता है। अगर आपका 1 है, 0 है तो इसके लिए रूट वर्ड नील यूज होता है। और अगर आपका 1 है तो इसके लिए रूट वर्ड अन यूज होता है। और 2 है तो उसके लिए बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, क्वाड यूज होता है। 5 है तो पेंट यूज होता है। 6 पर हेक्स, 7 है तब सेप्ट, 8 है तो आक्ट, और 9 है तो इनवर्ड यूज होता है। ठीक है, ये आपके रूट वर्ड यूज होते हैं। अब आपका जो भी एलिमेंट डिस्कवर किया जाता है, मान लो कोई एलिमेंट डिस्कवर किया गया जिसका एटॉमिक नंबर सपोज दैट 105 है, ठीक है, या 117 है, 279 है, etc। कोई भी एलिमेंट डिस्कवर किया गया उसका हमको एटॉमिक नंबर मालूम हो गया तो इसका कैसे हम IUPAC नामकरण करेंगे। तो आपका अगर 105 है तो इसमें तीनों डिजिट के लिए हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं और रूट वर्ड लिखने के बाद में हम लोग EM वर्ड यूज कर देते हैं। तो जैसे आपका 1 के लिए हमने बताया क्या होगा रूट वर्ड अन, तो इसको हम अन लिख दिए प्लस। 0 के लिए रूट वर्ड अभी हमने यूज किया क्या, नील,
नील हमने लिख दिया, और 5 के लिए हमने रूट वर्ड यूज किया पेंट, यहाँ पे पेंट यूज किया। फिर अंत में हम लोग क्या करते हैं, ईएम वर्ड जोड़ देते हैं, तो इसका नाम जो हो जाएगा, आईपीएसी नेम हो जाएगा इस एलिमेंट का अननील पेंटियम। क्या हो जाएगा, अननील पेंटियम। अब किसी भी एलिमेंट को हम उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्रतीक आपका हर एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन है उसके लिए हम लोग ये चीज यूज करते हैं, कार्बन है सी यूज करते हैं, नाइट्रोजन है एन यूज करते हैं, सोडियम है एन यूज करते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी आपका इसका जो सिंबल यूज किया करते हैं हम लोग, सिंबल में जितने भी आपके रूट वर्ड हैं सभी का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, और पहले लेटर को हम लोग कैपिटल लेटर में, बाकी सभी के सभी स्मॉल लेटर में हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे रूट वर्ड का जो पहला लेटर है वो आपका क्या है, यू है, और यहाँ पर एन है, यहाँ पे पी है, तो इसका जो सिंबल हो जाएगा यू एन पी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, यू एन पी। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो आपका 117 मान लो एटॉमिक नंबर है, तो इसका जो है आईपीएसी नेम क्या होगा और इसका सिंबल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 117 है, तो 1 के लिए हम लोग रूट वर्ड अन यूज करते हैं, फिर आपका 1 के लिए अन, और 7 के लिए सेप्ट यूज करते हैं, और अंत में हम क्या जोड़ देंगे, ईएम। तो इसका आईपीएसी नेम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अन सेप्टियम, अन सेप्टियम। और जो सिंबल हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिंबल आपका ये हो जाएगा यू यस। क्या हो जाएगा, यू यस। ठीक, इसी तरीके से मान लो आपका एलिमेंट 279 है, जिसका एटॉमिक नंबर 279 है, तो इसका आईपीएसी नेम और सिंबल क्या होगा। तो यहाँ पे आपका 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाई वर्ड यूज करते हैं, 2 के लिए बाई, और 7 के लिए सेप्ट, 9 के लिए इन, और अंत में ईएम जोड़ देंगे। तो इसका आईपीएसी नेम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बाई सेप्ट इनियम। और सिंबल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंबल सभी रूट वर्ड का फर्स्ट लेटर पहला कैपिटल लेटर में, मीन्स आपका ये बी एस और ई हो जाएगा। ठीक, या 118 एटॉमिक नंबर का जो कि इनर्ट गैस है, क्योंकि 118वां एलिमेंट आपका इनर्ट गैस है, तो इसका आपका आईपीएसी नेम क्या होगा, आईपीएसी नेम क्या होगा, तो आपका 118। तो 1 के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, अन, फिर 1 के लिए अन, और 8 के लिए क्या हो जाएगा, आक्ट, और अंत में हम क्या जोड़ देंगे, ईएम वर्ड जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अन आक्टियम मीन्स आपका, और सिंबल क्या हो जाएगा, यू ओ। ठीक, क्या हो जाएगा, यू ओ हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स इन फ्यूचर भी कोई डिस्कवर किया जाएगा तो उसका आपका ऑफिशियल नेम घोषित करने के पहले आपका आईपीएसी ने डेवलप कर दिया कि उसका नेम क्या होगा। ठीक, क्योंकि उसके हम किसी भी चीज को उसके नाम से पहचानते हैं। तो अब इन सभी नामों का ये तो साइंटिफिक हो गया। फिर हमने एक बताया कि एक संस्था है CNIC, कमीशन ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें CNIC जो है इनके ऑफिशियल नेम घोषित करती है। जैसे आपको सोडियम का Na है, ठीक, किस तरीके से नाम लिखा जाएगा उसको घोषित करती है। तो अब तक जो है जो 118 एलिमेंट ज्ञात हैं सभी के ऑफिशियल नेम क्या है, CNIC ने घोषित कर दिया है। अगर हम 100 से देखें, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। तो इसका अगर हम आईपीएसी नेम देखें,
IUPAC नेम देख लेते हैं इधर। और ऑफिशियल नेम क्या इसका होता है, ऑफिशियल नेम ये हम लोग देख लेते हैं। तो 100 का क्या हो जाएगा IUPAC नेम, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए क्या हो जाएगा अन, अन हो गया। और 0 के लिए क्या हो जाएगा नील, तो पहला लेटर क्या हो जाएगा यन, फिर 0 के लिए यन। तो इसका ऑफिशियल नेम क्या, IUPAC नेम क्या हो जाएगा अन नील नीलियम, या सिंबल क्या हो जाएगा UN। तो इसका ऑफिशियल नेम जो है CNIC ने घोषित किया है, इसका ऑफिशियल नेम FM होता है, फर्मियम। ठीक, क्या होता है फर्मियम होता है। इसी तरीके से इसका आपका IUPAC नेम अन नील अनियम। ठीक, क्या हो जाएगा अन नील अनियम। हम लिख लेते हैं पहले IUPAC नेम। 102 का अन नील बाईयम, अन नील ट्राईयम, अन नील क्वाडियम, अन नील पेंटियम, अन नील हेक्सियम, अन नील सेप्टियम, अन नील आक्टियम, अन नील इनियम, अन नीलियम, अन अनियम, अन बाईयम, अन ट्राईयम, अन क्वाडियम, अन पेंटियम, अन हेक्सियम, अन सेप्टियम और अन आक्टियम। ये इनके IUPAC नेम हो गए। ठीक, अब आपका इनका सभी का सभी CNIC ने ऑफिशियल नेम भी घोषित कर दिया है। ऑफिशियल नेम क्या होगा, वह 100 का फर्मियम होता है और 101 का मेंडेलबियम होता है। सिंबल हम लिख रहे हैं फर्मियम मेंडेलबियम। 102 का नोबेलियम और 103 का लॉरेंसियम, 104 का रदरफोर्डियम, RF सिंबल होता है। और 105 का डुबेनियम, DD होता है, DB। और 106 सीबोर्गियम होता है, SG। 107 बोरियम होता है, BH। 108 हासमियम होता है और 109 मिट्रीनियम होता है। 110 रांटजेनियम होता है, डार्मेस्टेडियम। 103 रांटजेनियम, 112 कापरनिसियम, 113 निहोनियम और 114 फ्लेवोरियम FL होता है। 115 मास्कोबियम होता है, MC। 116 लिबरमोनियम होता है, LB से सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। 116 का ऑफिशियल नेम लिबरमोनियम। 117 टेनिसिन और 118 ओगैनुसान। तो अब जो आप पीरियाडिक टेबल देखेंगे तो 118 में जो पुरानी टेबल है उसमें तो आपका IUPAC नेम लिखा है, लेकिन जो नई टेबल होगी उसमें आपके सभी के ऑफिशियल नेम लिखे हुए हैं। तो कौन से ऑफिशियल नेम है इसको आगे हम लोग फिर से अभी डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे आपको कैसे नामकरण करना है IUPAC ये। ठीक, फिर आपका पीरियाडिक यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एक ब्रीफ डिस्कशन और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन हमने बताया क्या होता है, आइडियल अरेंजमेंट ऑफ लाइक टुगेदर एंड सेपरेट अनलाइक। एक तरीके से जो एक जैसे हैं उनको एक साथ करना और जो अलग अलग हैं उनको अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन की तो अलग अलग समय पे ये अलग अलग क्लासिफिकेशन होते गए। ठीक, अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स को सबसे पहले प्राउड ने कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, प्राउड ने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जो एलिमेंट्स होते हैं उनका फंडामेंटल जो एटम होता है वो हाइड्रोजन होता है। मीन्स सभी के सभी एलिमेंट जो है वो आपके हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं। ठीक, सभी के सभी एलिमेंट किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं। प्राउड ने यह कॉन्सेप्ट दिया। तो फिर जो आपके एटम्स होने चाहिए और एलिमेंट होने चाहिए उनका एटॉमिक वेट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए,
हाइड्रोजन का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, तो ये केवल कुछ एलिमेंट के लिए लागू है। फिर आपका डोबेराइनर ने दिया ट्रायड रूल दिया इन्होंने। देखिए यहां तक आते आते 1815 में, 1808 से 1815 के बीच क्या डाल्टन थियरी आ गई और डाल्टन का सिद्धांत आ गया। तो डाल्टन ने बताया कि भाई आपका जो किसी भी एलिमेंट है या एटम है, उसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, मूल गुण होता है, वो आपका परमाणु भार होता है। एटॉमिक वेट को मान लिया गया कि अगर आप, वो मूल गुण है, अगर एटॉमिक वेट किसी तत्व का बदलेगा तो उसके गुण भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो इस चीज को मानते हुए लोगों ने कोरिलेट करने का प्रयास किया गुणों को उनके परमाणु भार से। तो डोबेराइनर ने ट्रायड रूल दिया कि आपका जो एलिमेंट हैं सेम गुण के, अगर उनको हम लोग अरेंज करते हैं किसके आधार पे, एटॉमिक वेट के आधार पे, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टी के तीन एलिमेंट हैं, ठीक, अगर उनके एटॉमिक वेट के क्रम में अरेंज कर रहे हैं, तीन तीन एलिमेंट को हम बना लें जिसे ट्रायड कहते हैं, तो बीच वाला जो तत्व होगा उसका परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होगा। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट आपके एक ट्रायड है, तीन तीन एलिमेंट के समूह को समान गुण वाले परमाणु भार के क्रम में अरेंज करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायड कहते हैं। अब इन्होंने बताया कि भाई आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, इसका जो बीच वाला एलिमेंट है, इसका जो परमाणु भार होगा इन दोनों तत्वों के औसत के बराबर होगा। जैसे इसका 7 होता है, इसका आपका 39 होता है और इसका 23 होता है। तो सोडियम का जो परमाणु भार होगा वो आपका 7 + 39/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46/2 मीन्स आपका 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से केवल 3 ट्रायड ही इनके समय में नोन थे, ये भी आपका सभी एलिमेंट्स पे लागू नहीं हुआ। तो आपका फर्दर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो ए चांकोर्टियस ने टेल्यूरिक हेलिक्स क्लासिफिकेशन दिया एलिमेंट का। इनके अकॉर्डिंग कि अगर इस तरीके से ये आपकी राउंड सीढ़ी को ले लें, हम लोग हेलिक्स ले लें, इस हेलिक्स में अगर हम सेम पोजीशन पे सेम टाइप के एलिमेंट को अरेंज करें, जैसे यहाँ पे अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें तो आपका फिर चलते चलते जो पोजीशन आपकी यहाँ पर आ गई, यहाँ पे हम सिमिलर प्रॉपर्टी का एलिमेंट एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे और सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट सेम पोजीशन पे रखेंगे। तो आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम ये आपके सेम पोजीशन पे आ गए। तो इन्होंने बताया कि जो आपके एटम सेम पोजीशन पे आएंगे एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में अरेंज करने पे, इनमें जो एटॉमिक वेट का डिफरेंस होगा वो 16 का होगा या आपका 16 के मल्टीपल का होगा। मींस इन दोनों के बीच आपका 32 का डिफरेंस होगा या आप इन दोनों के बीच 48 का डिफरेंस होगा एंड सो ऑन। मींस या तो 16 का डिफरेंस होगा या 16 के मल्टीपल का डिफरेंस होगा, ठीक। फिर आपका इसमें भी चूंकि ये कुछ ही एलिमेंट तक लागू होता है, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन आपका बहुत जस्टिफाइड नहीं कर पाता। फिर आपका एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड ने ऑक्टेव ला दिया, ठीक, क्या दिया, ऑक्टेव ला दिया। इनके अकॉर्डिंग जिस प्रकार से हम लोग संगीत के जो स्वर होते हैं, हर 7वें स्वर के बाद 8वां स्वर क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे आप अगर हम संगीत के 7 स्वरों को देखें तो सा, रे, गा, मा, पा, ध्य, नी, फिर क्या आता है, सा आ जाता है। फिर क्या आ गया, देखिए सा रिपीट हो गया। तो उसी तरीके से जब हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं तो हर 8वां तत्व जिस तरीके से ये आपका क्या हो गया, फिर सा आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं 8वां क्या हो गया वर्ड, 8वां आपका स्वर आपका रिपीट हो गया। उसी तरीके से जो आपका एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनको एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो हर 8वां तत्व रिपीट होगा, सेम प्रॉपर्टी का आएगा। मीन्स आपका ये लिथियम, अगर हम इसको देखें, ये आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उस समय इनर्ट गैसेस ज्ञात नहीं थी। तो इसके बाद आने वाला तत्व जो है सोडियम है, ठीक। फिर आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर,
क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ तक तो ये रूल लागू होता है। ठीक, इसके बाद ही जैसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट होते हैं ये रूल भी क्या होता है, फेल्योर हो जाता है। मीन्स आपका अगर यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बाद जो आठवां तत्व आ रहा है कौन सा आ रहा है, बोरान से आठवां तत्व एल्युमिनियम आएगा। मीन्स बोरान के गुण एल्युमिनियम के समान, या यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आठवां तत्व क्या आएगा, कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो आठवां तत्व सिलिकॉन आएगा, तो आपका इसका गुण इसके समान होगा। लेकिन ये केवल कैल्शियम तक फॉलो होता है, उसके बाद ये आपका रूल फॉलो नहीं होता। तो फिर आपका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इस पे फर्दर जो रिलेवेंट आया वो आपका एक लोथर मेयर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लोथर मेयर, इंटर में आपने सुना होगा। बालूम कर्व, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो क्या दिया, बालूम कर्व दिया। कि मीन्स आपका इन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्पेशली कोरिलेट करने का प्रयास किया एटॉमिक वेट से, और बताया कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं, ये इनका हम एटॉमिक वेट ले लें, तो आपका एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण वाला तत्व क्या होता है, आ जाता है। तो एक रूल दिया जिसे हम लोग जो है पीरियाडिक लॉ कहते हैं कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मीन जैसे घड़ी है, क्या होता है, घड़ी आपके 12 पर है और एक निश्चित अंतराल के पश्चात क्या होती है, फिर 12 पे आ जाती है। तो इसी तरीके से अगर तत्वों को हम उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात सेम गुण वाला तत्व आ जाता है। तो जैसे इसको बालूम को इधर हम लोग ले लें और इधर आपका क्या ले लें, एटॉमिक वेट को, तो इन्होंने कर्व ड्रा किया कि आपका ये लिथियम है, यहाँ से पहले जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बालूम घटेगा, फिर एकाएक बढ़ जाएगा, फिर घटेगा, फिर इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक, मीन्स आपका यहाँ लिथियम से स्टार्ट किए, फ्लोरीन तक आके मिनिमम हो गया, फिर एकाएक सोडियम का बढ़ गया, फिर क्लोरीन तक मिनिमम हो गया, फिर पोटेशियम, फिर आपका ये ब्रोमीन, फिर आपका रुबेडियम एंड सो ऑन। ठीक, किसको, भौतिक गुणों को उनके परमाणु भार से कोरिलेट किया। लेकिन ये भी आपका चूंकि कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसी समय जिस समय लोथर मेयर, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे, कहाँ के, जर्मनी के, और इसी समय एक रसिया के साइंटिस्ट थे, काफी परिचित होंगे नाम से, मेंडलीव। क्या, मेंडलीव, मेंडलीव्स का नाम सुना होगा। इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया जिसे हम क्या कहते हैं, मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल दिया कहते हैं। इसी समय इनका क्लासिफिकेशन, इनके समय में देखा जाए अब तक आते आते 63 एलिमेंट ज्ञात थे, आज कितने हैं 118, लेकिन इनके समय में 118 एलिमेंट नहीं ज्ञात थे, कितने, केवल 63 एलिमेंट ज्ञात थे। अब आपका अगर एलिमेंट्स को इन्होंने ठीक सिमिलर क्लासिफिकेशन दिया जैसा कि आपने लोथर मेयर में देखा, लेकिन इन्होंने फिजिकल के साथ साथ केमिकल पे ज्यादा फोकस किया, इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणों पे फोकस किया, इन्होंने भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुणों पे ज्यादा फोकस किया, और पूरे एलिमेंट्स को एक टेबल के रूप में अरेंज कर दिया जो कि बहुत आसान थी जिसको स्टडी करना, और ये माना गया कि इन्होंने सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन दे दिया है। तो इसलिए इनको मेंडलीव को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है तत्वों के वर्गीकरण का। क्यों, क्योंकि ऐसा मान लिया गया कि भाई इनसे बेटर क्लासिफिकेशन एलिमेंट का आप कोई नहीं दे सकता है। ठीक, तो देखा जाए तो इनकी जो ला दे या कि भाई एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में जब अरेंज करेंगे तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान भौतिक और रासायनिक गुण वाला तत्व आ जाएगा, और एक ला दिया जिसे हम मेंडलीव पीरियाडिक ला कहते हैं। तो मेंडलीव पीरियाडिक ला देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। मेंडलीव पीरियाडिक ला, मेंडलीव पीरियाडिक ला क्या कहता है कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण वाला तत्व आ जाता है। मींस द फिजिकल and chemical properties of element, the physical and chemical properties of element
properties of elements are periodic function of their atomic weight। ठीक, मीन्स आपका कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम तत्व को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण वाला तत्व आएगा, फिर बढ़ते जाएंगे, फिर एक निश्चित अंतराल के पश्चात क्या होगा, समान गुण वाला आएगा। तो जहां से आपका चेंज हो रहा है, समान गुण वाला रहा है, वो आपका अंतराल आपका पीरियड कहलाता है। ठीक, तो इनकी पीरियाडिक टेबल में देखा जाए तो इनकी पीरियाडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे। इस तरीके से 7 आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम थे, क्षैतिज खाने थे, 1 2 3 4 5 6 7, जिसको इन्होंने आवर्त कहा या पीरियड कहा। तो पीरियड क्या है, ये आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम है, कितने थे, 7 इनकी टेबल में हॉरिजॉन्टल कॉलम है, और 8 वर्टिकल कॉलम थे। इस तरीके से 1 से लेकर के कहां तक, 8 तक, जिसे रोमन नंबर में फर्स्ट से लेकर के 8 तक वर्टिकल कॉलम थे, जिसको इन्होंने ग्रुप्स कहा। ठीक, ग्रुप्स क्या हैं, ये आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो मेंडलीफ की पीरियाडिक टेबल में 7 आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम हैं और 8 क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं, जिसमें एलिमेंट को अरेंज किया गया है। ये आपके जो फर्स्ट से लेकर के 7th तक जो कॉलम है, जो ग्रुप हैं, इनको जो है 2 सब ग्रुपों ए और बी में बांटा गया है। मींस एलिमेंट जो है इसमें आपके जैसे फर्स्ट में ए और बी 2 आपके रख दिए गए हैं। इस तरीके से 1 से लेके 7 तक जो है जितने भी ग्रुप हैं उसमें सब में 2 सब ग्रुप ए और बी हैं। ए वाले एलिमेंट ऊपर लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपका लिथियम मान लो लिखा गया। अब बी वाला क्या हो जाएगा, वो ऊपर नीचे लिखा जाता है, जैसे आपका कॉपर है, जिंक है, थोड़ा सा जो है इस तरीके से चेंज करके अरेंज किया गया है। और जो 8वां ग्रुप है इसमें केवल 9 एलिमेंट ज्ञात थे और उन 9 एलिमेंट को 3-3 एलिमेंट के 3 रो में रखा गया है। ये आपके एलिमेंट हैं, आयरन पहले रो में आयरन, कोबाल्ट, निकिल, दूसरे रो में रुथेनियम, रोडियम और पैलाडियम, तीसरे में ऑस्मियम, इरिडियम और आपके प्लेटिनम। उस समय इनको ट्रांजिशन एलिमेंट की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक, इनकी पीरियाडिक टेबल में जो सबसे खासियत बात है कि जो आपका ये चूंकि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में और उनके गुणों के आधार पे कोरिलेट करके लिखा गया था, तो बहुत सारे एलिमेंट ज्ञात नहीं थे, तो उनके लिए जगह छोड़ दी गई थी, तो जिससे नए एलिमेंट को खोजने में आसानी हो गई। कुछ एलिमेंट के परमाणु भार इनकरेक्ट थे, तो उनको शुद्ध करने में थोड़ा सा आसानी हो गई। और आपका पहली चीज, फर्स्ट टाइम इन्होंने सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था और एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट थे सभी के गुण क्या थे, समान थे। तो इस तरीके से इनकी टेबल जो है कहीं ना कहीं बहुत सिस्टमेटिक थी उस समय तक अगर देखा जाए, तो इसलिए इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। अब देखा जाए तो इस पीरियाडिक टेबल में भी ड्रॉबैक बहुत रहे। अब ड्रॉबैक क्या रहे, एक तो ये देखा जाए तो हाइड्रोजन की पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का स्थान है, हाइड्रोजन का जो स्थान है वो 2 जगह रखा गया था। एक तो आपका फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया था और दूसरा 7th ए में रखा गया था। तो एक ही एलिमेंट को 2 जगह रखना ये कहीं ना कहीं क्या है, बहुत जस्टिफाइड नहीं है क्लासिफिकेशन का। दूसरी चीज, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, इस समय तक आते आते क्या हुआ, आइसोटोप्स की खोज कर ली गई। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक, तो क्या सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट
एटॉमिक वेट। तो इनको अब देखो, एटॉमिक वेट चूंकि उस समय फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानी जाती थी, तो जो अगर आपका एटॉमिक वेट डिफरेंट है तो पीरियोडिक टेबल में उसको स्थान भी डिफरेंट मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने आइसोटोप्स को कोई पोजीशन नहीं दिया, मीन्स आपका इनको कहीं भी नहीं रखा गया आइसोटोप्स को इनकी टेबल में। तीसरा जो ड्रॉबैक था, एनामेलस पेयर। देखो इनकी टेबल हमने बताया परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज की गई है। ठीक, किसके आधार पे? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज की गई है। तो जो कम परमाणु भार वाला एलिमेंट है वो पहले आना चाहिए और अधिक परमाणु भार वाला क्या होना चाहिए? बाद में आना चाहिए। लेकिन इनमें 3 पेयर ऐसे थे जिसमें अधिक परमाणु भार वाला पहले और कम परमाणु भार वाला बाद में रखा गया था। इसमें आपका देखा जाए तो ये कौन कौन से पेयर थे? ये आपका टेल्यूरियम एंड आयोडीन हो गए। ठीक, क्या हो गया? टेल्यूरियम और आयोडीन हो गया। एक आपका पहला पेयर है कोबाल्ट और निकिल का। ठीक, दूसरा आपका टेल्यूरियम और आयोडीन का, इसका 57 पॉइंट समथिंग होता है, 58 के आसपास होता है और इसका 57 पॉइंट समथिंग। अब आपका कोबाल्ट को पहले रखा गया, निकिल को बाद में, जबकि रहना क्या चाहिए? अधिक परमाणु भार वाला बाद में और कम परमाणु भार वाला पहले होना चाहिए। तो यहां पर आपका इसी तरीके से इसका टेल्यूरियम का 127 पॉइंट समथिंग है, इसका आपका 127 के आसपास है, 26 पॉइंट समथिंग। तो क्या होना चाहिए? आयोडीन को कहीं ना कहीं पहले होना चाहिए, टेल्यूरियम को बाद में, लेकिन ये पहले रखा गया है टेल्यूरियम और आयोडीन बाद में। और तीसरा जो पेयर था वो आपका थोरियम और प्रोटो एक्टिनियम का था, इसका 232 के आसपास है। ठीक, और ये आपका 231 के आसपास। तो प्रोटो एक्टिनियम को पहले होना चाहिए, लेकिन ये बाद में है। और बाद में देखा गया जब इनर्ट गैसेस खोजी गई तो पोटेशियम और आपको आर्गन और पोटेशियम, आर्गन को पहले रखा गया है, इसका परमाणु भार 40 होता है, पोटेशियम को बाद में रखा गया है, इसका परमाणु भार 39 है। तो ये आपके देख रहे हैं ये एनामेलस पेयर थे जो कि कहीं ना कहीं इनके पीरियोडिक टेबल को जस्टिफाइड नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे आधारित थी। तो नेक्स्ट आपका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इनकी टेबल का, वो आपका डिसिमिलरिटी in the properties of सेम ग्रुप एलिमेंट। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स में डिसिमिलरिटी थी, डिसिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप ऑफ सेम ग्रुप एलिमेंट। जैसे अगर हम फर्स्ट ए को ले लें, फर्स्ट ग्रुप को ले लें, तो फर्स्ट ग्रुप में कितने? 2 सब ग्रुप होंगे, 1 से लेके 7 तक 2 सब ग्रुप थे। अगर हम फर्स्ट ग्रुप को लें तो इसमें 2 सब ग्रुप हो जाएंगे, कौन कौन से? ए और बी। ठीक, क्या हो जाएंगे? ए और बी। अब आपका ए में देखा जाए तो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम रखे गए हैं। हाइड्रोजन भी रखा गया है फर्स्ट ए में, ठीक, लेकिन उसको 2 जगह रखा गया है। और फर्स्ट बी में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को रखा गया है। यहीं पे सेकेंड ग्रुप को अगर हम देखें, सेकेंड ग्रुप में भी 2 सब ग्रुप थे, कौन कौन से? एक आपका ए और दूसरा क्या था? बी। ए में आपके जो एलिमेंट्स हैं, ए में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरियम और रेडियम है। जबकि बी में जिंक, कैडमियम और मरकरी रखे गए हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। अब देखा जाए तो ये जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं ये आपके बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव, मीन बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। जबकि फर्स्ट बी में जो एलिमेंट हैं ये आपके क्या होते हैं? वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज में कैसा कंट्राडिक्टरी है। अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होनी चाहिए। जहां पे फर्स्ट ए ग्रुप क्या है? हाईली रिएक्टिव है,
वहीं पे फर्स्ट बी ग्रुप जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, और इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये आपके फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। जबकि ये जो आपके फर्स्ट बी के एलिमेंट हैं एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये आपके फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, मीन्स ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हम लोग देखते हैं, ठीक है, आप ये आपके रिएक्ट नहीं करते, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सबको हम केरोसिन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्ट, जैसे ही एटमॉस्फेयर में आपके एयर के कांटेक्ट में आएंगे ये आपके तुरंत रिएक्ट कर लेंगे। ठीक, इनका जो सॉल्यूशन है, दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, मीन्स एक हमेशा कंबाइंड स्टेट में होंगे, किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े होंगे, और इनका जो सॉल्यूशन होता है वो आपका हाईली बेसिक होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? हाईली बेसिक होता है, बहुत ही क्षारीय होता है, इसलिए इनको हम अल्कलाइन मेटल बोलते हैं। क्या कहते हैं? अल्कलाइन मेटल कहते हैं, क्षार धातु बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं। और जबकि इनका सॉल्यूशन क्या होता है? लेस बेसिक होता है। क्या होता है? लेस बेसिक होता है। और जबकि इनका सॉल्यूशन क्या है? हाईली बेसिक होता है। तो देख रहे हैं दोनों की प्रॉपर्टी में कंट्राडिक्टरी है, एक की प्रॉपर्टी दूसरे से उल्टा है। तो ऐसा जो है क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं होता, क्योंकि क्लासिफिकेशन क्या कहता है? एक ग्रुप में एक ही तरीके के गुणों वाले तत्वों को रखा जाना चाहिए और अलग अलग गुणों वालों को अलग अलग करना चाहिए। वहीं पे अगर हम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को देख लें, अगर हम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की बात करें तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट में ये भी आपके क्या होते हैं? बिल्कुल एल्कली मेटल जैसे हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते। इनका सॉल्यूशन हाईली बेसिक होता है लेकिन एल्कली मेटल से कम होता है, इसलिए इनको चूंकि अर्थ में पाए जाते हैं इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट ए और सेकेंड ए के एलिमेंट में समानता है, दो डिफरेंट ग्रुप के हैं लेकिन उसमें समानता है। जबकि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी जो कि सेम ग्रुप के सब ग्रुप के एलिमेंट हैं उसमें समानता नहीं है। और यहीं पे इसी तरीके से हर ग्रुपों में ये डिसिमिलरिटी थी, तो इसलिए बहुत जस्टिफाइड क्लासिफिकेशन नहीं था। लेकिन इसके बाद 19वीं शताब्दी के लास्ट में क्या एक्सरे की खोज हुई, तो उस समय आपका मोजले ने जो है एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की। कौन? मोजले ने। और इन्होंने बताया कि भाई एटॉमिक वेट आपकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, क्योंकि डाल्टन की थ्योरी को ये मान लिया गया कि इस मैटर की सबसे बेस्ट थ्योरी है, तो ये उस पे लोगों ने विचार नहीं किया। बाद में जब देखा गया कि भाई डाल्टन की थ्योरी भी फेलियर हो गई, ठीक, तो मोजले ने जो है एक्सरे पे काम करते हुए देखा कि भाई अगर हम जो एक्सरे इमिट होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका √μ=a(z-b) के बराबर होती है, जहां पे ए और बी किसी भी एलिमेंट के लिए कांस्टेंट हैं। ए एंड बी क्या होते हैं? ये कांस्टेंट हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय जो है एक्सरे की डिस्कवरी किया इन्होंने, रॉन्टगन ने, तो उस पर इन्होंने वर्क किया। तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी से उस एटम के चार्ज से कोरिलेट करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जब हम आइसोटोप्स लिए और आइसोबार्स लिए, आइसोटोप्स अभी हमने बताया जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है? डिफरेंट होता है। जबकि आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स में इनमें एटॉमिक वेट सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो जब एटॉमिक वेट सेम है तो अभी तक ये माना जाता था कि भाई सेम वेट होगा, एटॉमिक वेट होगा तो सेम प्रॉपर्टी होगी। लेकिन ये पाया गया कि अगर आपका सेम प्रॉपर्टी होगी तो जो इसके एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इनके आइसोबार्स को यूज करने पे सेम आनी चाहिए। तो देखा मोजले ने कि सेम नहीं आ रहा है, तो फिर इन्होंने देखा कि भाई अगर आइसोटोप्स ले रहे हैं जिसमें इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? सेम होती है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। तो परमाणु भार अलग अलग है लेकिन फिर भी आइसोटोप्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या आती है? सेम आती है।
और जब सेम फ्रीक्वेंसी आती है तो इसका मतलब कि परमाणु भार फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। और इन्होंने बताया कि भाई आपका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ना कि परमाणु भार है। तो एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो फिर कहीं ना कहीं जितने अभी तक क्लासिफिकेशन आ रहे थे वो परमाणु भार पे थे, सारे के सारे इरिलेवेंट हो गए। फिर इन्होंने टेबल दिया और एक लॉ दिया जिसे हम लोग मॉडर्न पीरियाडिक लॉ बोलते हैं, और एक टेबल दिया उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कहते हैं, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ। मॉडर्न पीरियाडिक लॉ ठीक एटॉमिक वेट की जगह जो मेंडलीव के क्लासिफिकेशन था वहां पे इन्होंने एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर वर्ड यूज कर दिया। तो आपका बाकी सारी चीजें सेम है कि मींस द फिजिक, अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार की बजाय परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अरेंज करें तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात सेम गुण वाला तत्व आ जाएगा। मींस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो देखा जाए तो द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic number। मीन्स कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात सेम गुण वाला तत्व क्या होगा, आ जाएगा। या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके आधार पे इन्होंने जो टेबल दिया उसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। अब देखो जो आधुनिक आवर्त सारणी है या मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है, इसमें इन्होंने किया कुछ नहीं, ठीक, बस इन्होंने लॉ चेंज किया और तत्व को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अरेंज किया। सेम आपका मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था वही आ गया। ठीक, सेम टेबल है। बस इस समय तक आते आते एक साइंटिस्ट थे रैमसे, नाम सुना होगा रैमसे का। रैमसे ने जो है कहीं न कहीं इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया और इनर्ट गैसेस खोजी जा चुकी। मींस यहां तक आते आते जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जब आया तो उस समय तक आते आते अक्रिय गैसों की भी खोज हो चुकी थी। तो जो मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल थी उसमें इन्होंने क्या किया कि सबसे लास्ट में जो फर्स्ट से लेकर के 7 तक 8 तक ग्रुप थे, यहाँ पे लास्ट में इन्होंने 0 ग्रुप भी जोड़ दिया। ये फर्स्ट से लेके 8 तक, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल और मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में, एक्सेप्ट दैट ए 0 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बाय रैमसे। केवल रैमसे ने जो है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में क्या किया, 0 ग्रुप ऐड कर दिया। बाकी 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम इसमें भी हैं जिसे हम लोग आवर्त कहते हैं या पीरियड कहते हैं। और आपका यहाँ पे वर्टिकल कॉलम की संख्या, ऊर्ध्वाधर जो कॉलम है उनकी संख्या 8 की बजाय 9 हो गई। क्यों? क्योंकि रैमसे ने क्या किया, रैमसे ने यहाँ पे 0 ग्रुप को ऐड कर दिया। ठीक, बाकी सेम टेबल थी और बस वहां पे परमाणु भार के क्रम में था, यहाँ पे क्या हो गया, ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में हो गया। तो उससे हुआ क्या कि 2 ड्रॉबैक जो मेंडलीव पीरियाडिक टेबल के थे वो अपने आप दूर हो गए। एक तो ये कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप्स की पोजीशन। अब देखो आइसोटोप्स का क्या होता है, ये सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। ठीक, एटॉमिक वेट को ए से, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जब सेम जेड होगा तो भाई जहां पे जो एलिमेंट रखा गया है वहीं पोजीशन उसके आइसोटोप्स की होगी। तो एक तो आपका पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की समस्या खत्म हो गई कि जहां एलिमेंट रखा गया होगा वहीं पर कोई एटम होगा, वहीं पे उसके सारे के सारे आइसोटोप्स की पोजीशन होगी। और दूसरी चीज आपका एनामेलस पेयर की बात करें हम लोग, तो एनामेलस पेयर की जो कमियां थी, एनामेलस पेयर में क्या था कि
कि अधिक परमाणु भार वाला पहले हो गया था, कम परमाणु भार वाला बाद में। जैसे आपका कोबाल्ट और निकिल है, ठीक, टेल्यूरियम और आयोडीन है, ठीक, थोरियम और प्रोटो एक्टिनियम है, और बाद में आर्गन और पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पे आपका कोबाल्ट का 27 होता है एटॉमिक नंबर, ये 28 होता है। तो अब देखिए परमाणु भार ज्यादा होता है लेकिन परमाणु क्रमांक कम है, तो एक तरीके से ये कमी दूर हो गई कि भाई कम परमाणु क्रमांक वाला पहले होना चाहिए, अधिक वाला क्या होना चाहिए, बाद में। तो यहाँ पे वही चीज सेम अरेंजमेंट आ गया। ये आपका 52 होता है, ये क्या है 53 है, और यहाँ पे ये 90 है, ये 91, ये 18 है, और ये 19। तो देख रहे हैं पहले रखना कहीं ना कहीं क्या हुआ, जस्टिफाइड हो गया। यहाँ पे जो एनामेलस पेयर थे वो आपके परमाणु क्रमांक के बढ़ने के क्रम में अरेंज करने पे अपने आप दूर हो गई ये कमी, ठीक। बाकी सारी कमी जो मेंडलीव की थी वो भी आपकी व्याप्त थी। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल ब्रीफ डेवलपमेंट था किसका, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल तक। और उसके बाद अब जो लेटेस्ट हम लोगों को डिस्कस करना है, यहाँ से जहाँ सिलेबस स्टार्ट होता है वो आपका है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, या इसी को हम लोग जो है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, ठीक, क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, जिसमें कई सारे साइंटिस्टों का, जैसे बोर्स का, रदरफोर्ड का, रैंग हैं, बर्नर हैं, एक किसी एक व्यक्ति ने नहीं डेवलप किया, कई सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें, इसके डेवलपमेंट में। तो अब देखिए यहाँ पे आते आते, ठीक, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, इन सारी चीजों की डिस्कवरी हो गई। तो आते आते जब डिस्कवरी हो गई तो ये देखा गया कि भाई आपका आखिर प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी क्यों होती है, काज ऑफ सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, क्यों आपके ऐसा हो रहा है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है सेम हो जा रही है एक निश्चित अंतराल के पश्चात, जब हम उनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। तो देखा गया कि बाद में कि अगर ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो होता क्या है कि जब हम एलिमेंट को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट ए की बात करें, फर्स्ट ए में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और फ्रेंसियम है, ठीक। ये आपके 7 एलिमेंट हैं फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट ग्रुप में। तो इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर सेल का 1s1 होता है, ठीक। इसमें अगर देखा जाए तो आपका 2s1 होता है, इसमें आपका 3s1 होता है, इसमें 4s1 होता है, इसमें 5s1 होता है, इसमें आपका 6s1 होता है, और इसमें 7s1 होता है। तो ओवरऑल देख रहे हैं कि जब हम एलिमेंट को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज कर रहे हैं तो एक निश्चित अंतराल, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तत्व आ जा रहा है, इसलिए उसके गुण में भी समानता हो जाती है। तो मीन्स आपका ये जो टेबल बनी है, ठीक, इसके जब ये प्रॉपर्टी में क्यों रिलेशन होता है उसके आधार पे बनी है। तो एक तरीके से जो परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम पर आधारित है, उस पर आधारित है, ठीक, कि काज ऑफ सिमिलरिटी। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे। अब देखा जाए तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल ये किसके आधार पे बनी है, ये भी आपका परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेगा तो आपका एक एक इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे हाइड्रोजन से आप हीलियम पे गए, एक परमाणु क्रमांक 1 से 2 होगा, तो चूंकि एटम में जितने आपके प्रोटॉन होते हैं या कहिए जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ते क्रम में हम लोग अरेंज कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से एलिमेंट को जब अरेंज करेंगे तो हर जो तत्व होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन अपने पूर्ववर्ती तत्व से क्या होगा, अधिक होगा। मीन जैसे आप यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक आपका
3 4 5 6 7 8 ये है। तो इलेक्ट्रॉन भी जो होता है इसमें 3 4 5 6 7 8 होता है। तो अब कोई भी तत्व हम ले लेंगे, जैसे कार्बन को ले रहे हैं, तो इसका जो पूर्ववर्ती तत्व होगा बोरान, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। हर तत्व में क्या होगा, अपने पहले वाले तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। एक तरीके से इलेक्ट्रॉनों का जो भरने का क्रम होता है, ऑफ-बाउ रूल एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग होता है कि मीन्स इलेक्ट्रॉन कोई भी कक्ष है, कोई उपकक्ष है या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। मीन्स कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल या सेल या सबसेल पहले भरा जाएगा और अधिक ऊर्जा वाला क्या होगा, बाद में भरा जाएगा। तो आपका ये टेबल जो है देखा जाए तो इसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं लॉन्ग फॉर्म में, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर in such a way that each element has one electron greater, has one electron greater than its preceding element। ठीक, इसमें एलिमेंट को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में कि हर तत्वों में अपने पूर्ववर्ती तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम पे आधारित है, इसलिए इसको हम लोग जो है ऑफ-बाउ टेबल जो लॉन्ग फॉर्म है, इसको हम कह सकते हैं दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है वो आपका किस पे, इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम पे आधारित है, के क्रम को बताता है। तो एक तरीके से ये टेबल भी उन्हीं के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक। अब इस टेबल में देखा जाए तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है, ठीक। उसी तरीके से जैसे मेंडलीफ या हॉरिजॉन्टल कॉलम है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आपका मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में है। इस तरीके से 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है जिन्हें क्या कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है, ठीक। कोई परिवर्तन नहीं है न मेंडलीफ की टेबल में, न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे जो 18 वर्टिकल कॉलम्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ग्रुप्स कहा जाता है। होता क्या है कि जो 18 वर्टिकल कॉलम है, देखो हमने बताया था फर्स्ट से लेकर के कहाँ 7 तक के जो एलिमेंट हैं 2 सब ग्रुप में, ए और बी में डिवाइडेड हैं। 8th में आपके 3 एलिमेंट 3 रो में हैं और 1 जीरो ग्रुप है। तो यहाँ पे सबको अलग कर दिया गया। यहाँ पे क्या होगा, अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट ए से लेके 7th ए तक 7 ग्रुप ये हो गए, क्या हो गए, 7 ग्रुप हो गए। और फर्स्ट बी से 7th बी तक ये भी आपके क्या हो गए, 7 ग्रुप हो गए, ठीक। और आपके तीनों इसको अलग कर दिया गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 ग्रुप हो गया। और एक आपका कौन सा, जीरो ग्रुप है, तो उसको जब ओवरऑल आप जोड़ेंगे इस सब चीज को तो क्या होगा, 18 ग्रुप्स आ जाएंगे। मीन्स जो मॉडर्न पीरियोडिक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इस टेबल में 18 वर्टिकल ग्रुप्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक चीज देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको जब आप समझे रहेंगे तभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समझ में आएगी। अब देखा जाए पहले पीरियड को हम लोग देख लेते हैं। पीरियड्स को देख लेते हैं तो ये क्या होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है, 7 जो है क्षैतिज खाने हैं। अब इन 7 क्षैतिज खानों में जो हर पीरियड है देखा जाए तो एक नए सेल से स्टार्ट होता है। इस तरीके से एटम जो होता है,
अब एटम में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती हैं, सर्कुलर ऑर्बिट होती है जिसे हम सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। ये क्या है आपके, सेल या ऑर्बिट कहते हैं इसको। अब आपका हर जो पीरियड है एक नए किससे, सेल से स्टार्ट होता है। मींस पहले पीरियड में जो एलिमेंट होंगे उसमें एक सेल होगा, और दूसरे पीरियड वाले जो एलिमेंट होंगे दो सेल होगा, तीसरे पीरियड वाले तीन सेल। इस तरीके से 7 पीरियड हैं, तो हर पीरियड में जो एलिमेंट होंगे उस पीरियड के नंबर के बराबर सेल उसमें प्रेजेंट होंगे। और जो हर पीरियड जो स्टार्ट होता है कब आपका होता क्या है कि जब एक सेल भर गया, जब दूसरे सेल में जाएंगे तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा, फिर तीसरे में जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा। तो ये जो पीरियडिसिटी है, या कहिए जो पीरियड आ रहा है, जो अंतराल आ रहा है, हो क्या रहा है कि एक निश्चित अंतर, जब एक सेल भर जाएगी दूसरे सेल में जाएगा तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो पीरियड चेंज हो जाएगा। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो ईच पीरियड स्टार्ट विथ न्यू सेल, और एंड कब होगा, व्हेन दिस सेल इज कंप्लीट। जब वो सेल कंप्लीट हो जाएगी तो उस पीरियड का एंडिंग हो जाएगा। फिर दूसरे सेल में गए, दूसरे सेल में आपका इलेक्ट्रॉन भरेंगे और तब तक भरते जाएंगे, जब वो एंड हो जाएगा तो फिर नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। नए सेल में गया तो नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मींस ईच पीरियड स्टार्ट विथ न्यू सेल, स्टार्ट विथ न्यू सेल। हर पीरियड एक नए सेल से स्टार्ट होता है, ठीक। और किसी पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे यह डिपेंड करेगा कि उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उतना ही क्या होगा, उस पीरियड में एलिमेंट होंगे। मींस आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स filled in that cell, filled in that cell। किसी पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे ये डिपेंड करेगा कि जो सेल भरी जा रही है उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लो हमारा फर्स्ट पीरियड है, क्या है, फर्स्ट पीरियड है। अब इस पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे बताओ, इसमें कौन सी सेल भरी जाएगी, पहली सेल मीन्स आपका के सेल, फर्स्ट सेल भरी जाएगी, या के सेल मीन्स आपका ये आपका ये, इसको हम 1 2 3 या के एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं कि पहली सेल भरी जाएगी। अब पहली सेल में जो सब सेल होते हैं ये आपका इसको सेल की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द सेल नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेल नंबर को ये बताता है किस सेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और आपका किसी भी सेल में जो सबसेल की संख्या होती है उस सबसेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। तो के सेल में केवल 1 सबसेल होती है, क्या होती है, एक सबसेल होती है। कौन सी होती है बताइए, 1s, ठीक। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, देखो s सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, s p। और d सबसेल में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। और f सबसेल में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, f सबसेल, ठीक। तो sp-df तो वह s सबसेल है। तो ये और एक ऑर्बिटल में ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑफ-बाउ का नियम, सॉरी पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पाउली के अपवर्जन का नियम इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा आपने लोगों ने, कि एक कक्षक में, एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 2 होगी, और उनका जो चक्रण होगा, जो स्पिन होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। मीन्स यस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया क्लॉकवाइज, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये बताओ इसमें आपके कितने ऑर्बिटल हैं, केवल 1 ऑर्बिटल है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसमें 2 एलिमेंट होंगे। तो पहली पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, केवल और केवल 2 एलिमेंट होंगे। क्यों, क्योंकि पहले पीरियड में जो एलिमेंट होगा उसमें केवल एक सेल होगी, और उस सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होगी। इसी तरीके से अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें
तो यहाँ पे आपका यल सेल दूसरी मीन्स आपका n बराबर 2 दूसरी सेल में भरी जाएगी। यहाँ पे जो सब सेल होंगी कौन कौन सी होंगी, दो सब सेल होंगी। ये आपका हो जाएगा 2s और अब क्या हो जाएगा 2p। दो सब सेल होंगी 2s और 2p। s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, भर सकता है मैक्सिमम, और p में कितने मैक्सिमम 6। तो ओवरऑल आपका कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। एक s का हो गया, 3p का, 4 ऑर्बिटल हो गया। अब जब 4 ऑर्बिटल हो गया तो ये बताइए 4 ऑर्बिटल्स हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन, जितने ऑर्बिटल उसका दुगुना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे यहाँ पे। 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 8 अलग अलग एटॉमिक नंबर के एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 एलिमेंट्स आपके भरे जाएंगे। तो आपके पहले पीरियड में कितने, 2 एलिमेंट और दूसरे में 8 एलिमेंट। तो इस तरीके से किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे ये निर्भर करेगा कि उस पीरियड में जो सेल है या उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप एक थोड़ा सा ही हम समझाएंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आपको पीरियड को थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर आगे प्रॉपर्टी समझने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल में एक जो है बना लीजिए, पेपर को लैंडस्केप में ले लीजिए और इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए। इस टेबल में 7 आपके पीरियड बना लीजिए। ये आपका पीरियड है, ठीक, यहाँ पे ये पीरियड हो गया। ठीक, कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th पीरियड हो गया। और यहाँ पे कौन सी सेल भरी जाएगी, ठीक, सेल टू बी फिल्ड, कौन सी सेल भरी जाएगी। ठीक, यहाँ पे सब सेल टू बी फिल्ड, कौन सी सब सेल भरी जाएगी, सब सेल टू बी फिल्ड। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे या एलिमेंट्स कितने होंगे ये। ठीक, ये कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक, तो पहला पीरियड अगर है तो यहाँ पे n बराबर 1 होगा, मीन्स के सेल भरी जाएगी। कौन सी भरी जाएगी, के सेल, पहली सेल। अब पहली सेल में सब सेल कितने होंगे बताइए, केवल आपका कौन सी भरी जाएगी, 1s होगा। एक सब सेल होता है, कौन सा है वो, 1s। ये सेल नंबर लिखा होता है, ये उसका सब सेल है, s p d f इस तरीके से होगा। इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे बताइए, एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें आपके 2 एलिमेंट हो जाएंगे, कौन कौन से, यहाँ पे आपके 2 एलिमेंट हो जाएंगे। ये आपका 1h हाइड्रोजन हो जाएगा और दूसरा हीलियम हो जाएगा। ठीक, पहले पीरियड में केवल 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम हैं। इस तरीके से ये भर गई सेल। तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे में सेल में जाएगा। तो यहाँ पे आपका के सेल n बराबर 2 या l सेल भरा जाएगा। ये आपका इसमें कौन कौन सब सेल होंगी, 2s होगा और क्या होगा, 2p होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखो, s में 1, p में 3, तो टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 एलिमेंट होंगे। 3li से लेकर के 10ne तक क्या होंगे, इसमें 8 एलिमेंट आएंगे। कहाँ से कहाँ, 3 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगा, मीन्स 3rd लिथियम से लेकर के 10 एटॉमिक नंबर तक, 8 आपका मीन्स 10 तक के एलिमेंट भरे जाएंगे। अगर आपका फिर ये भर गया तो तीसरे पीरियड में जाएंगे, तीसरे सेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। n बराबर 3, यह आपका m सेल हो गया। इसमें आपका 3s, 3p, 3d भी होता है, लेकिन अफबाउ का जो प्रिंसिपल कहता है 3d में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले इसमें 4s में चला जाता है। तो 3d आपका जहां से भी d स्टार्ट होगा वहां से आपका उसके पहले वाले s में भरा जाएगा। ये आपका अफबाउ के नियम कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग भरेंगे। तो यहाँ पर भी 4 ऑर्बिटल हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 एलिमेंट। कहाँ कहाँ से, 11 Na से स्टार्ट होगा और आपका 18 आर्गन तक ये जाएगा।
ये सेल भर गया तो फिर चौथे सेल में जाएगा, n बराबर 4, n सेल में, ठीक। ये आपका 4 सेल है, इसमें कौन कौन सी, 4s होगा। अब देखो 3d वहां नहीं भरा गया है, 3d यहां भरा जाएगा, 3d तब आपका 4s 4p, इसी तरीके से 4s भी होगा, 4d भी होगा, लेकिन 4d कब भरा जाएगा, अबव नियम के अकॉर्डिंग जब आपका 5s का भर जाएगा तब भरा जाएगा। और 4f भी होगा, वो कब भरा जाएगा, जब 6s भर जाएगा तब भरा जाएगा, ये अबव का नियम कहता है। तो अबव के नियम के भरने के क्रम में हम लोग ये लिख लिए यहाँ पर आपके। अब देखो s में 1, p में 3 और d में 5, ठीक। तो कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन 18 एलिमेंट हो जाएंगे। ये आपका 19 पोटेशियम से लेके 36 क्रिप्टॉन तक इसमें आपके एलिमेंट आएंगे। और n बराबर आपका 4 हो गया, सॉरी 5 हो, फिर आपका ये भर गया तो 5वें सेल में जाएगा, तो 5वां पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। ओ सेल यहाँ पे आपका 5s, फिर आपका 4d नहीं भरा गया है, 4d हो जाएगा, फिर आपका 5p, ठीक। और 5d कहाँ, 6s के बाद भरा जाएगा, ठीक। तो ये आपका यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया। ये आपका 37 सीजियम से लेकर के, सॉरी रुबिडियम से लेकर के 37 रुबिडियम से लेकर के 54 जेनान तक के एलिमेंट इसमें आएंगे। फिर n बराबर आपका जब ये भर गया सेल तो किस में जाएगा, 6वें सेल में जाएगा, ठीक, p सेल में जाएगा। ये आपका देखो 6s, अब यहाँ हमने बताया कि 6s 4f कब भरा जाएगा, 6s के बाद। तो यहाँ फिर आपका क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा, फिर आपका 5d हो जाएगा, 6p हो जाएगा और 6d 7s के बाद। तो आपका यहाँ पे देखो f भी हो गया। अब आपका यहाँ पे इसमें 7 हो, इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें आपके 7, इसमें 5, इसमें 3, तो ओवरऑल आपका 18 आपके ऑर्बिटल हो गए, ठीक, सॉरी 16 हो गए, क्योंकि 9 7 16 9 ऑर्बिटल यहाँ तक थे, एफ आ गया 7, 16 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका दुगना, या कहिए 32 एलिमेंट होंगे। ये आपका 55 सीजियम से लेके कहाँ 86 रेडान तक के एलिमेंट इसमें भरे जाएंगे। और फिर आपका ये भर जाएगा तो 7वां सेल में जाएगा, तो आपका नेक्स्ट ऑर्बिटल, नेक्स्ट पीरियड 7वां पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये 7s 5f यहाँ नहीं भरा है, 5f 6d और 7p में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी 16 हो जाएगा, 32, यहाँ पर भी 32 एलिमेंट आएंगे, कहाँ से 87 फ्रेंथियम से लेकर के 118 ओगैनो शान तक के एलिमेंट आएंगे। तो इस तरीके से हमारे 118 एलिमेंट जो ज्ञात हैं वो आपके 7 पीरियड में अरेंज हैं। पहले पीरियड में केवल 2 एलिमेंट हैं, दूसरे पीरियड में 8, तीसरे पीरियड में 8, और तीसरे और चौथे और 5वें में 18, छठवें और 7वें में कितने 32 हैं। पहले इस नंबर को हम लोग मैजिक नंबर भी कहते थे, क्यों, क्योंकि इन एलिमेंट्स के बाद देख रहे हैं प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होती थी कि 2 8 8 18 18 32 के बाद जो है सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट आ जाता है, इसलिए इसको मैजिक नंबर कहा जाता था। लेकिन मैजिक नंबर अब इसको नहीं कहते, वो आपका न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आगे जब आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से 118 एलिमेंट 7 पीरियड में अरेंज हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान दे लेना है कि किस पीरियड में किस एटॉमिक नंबर तक का एलिमेंट रखा गया है। अब ये क्रम भी थोड़ा सा देखो, पहले पीरियड में गए फर्स्ट सेल, ठीक, और आपका सब सेल 1s, दूसरे में गए दूसरी सेल और सब सेल 2s 2p भरी जाएगी, तीसरे में गए थर्ड आपका तो 3s 3p 3d होता है, लेकिन d यहाँ पे नहीं भरा जाएगा, d हमेशा जब भी आएगा उससे पहले आपका सेल का s ऑर्बिटल में भर जाएगा तभी d में जाएगा। तो आपका 3d भी होता है, लेकिन कहाँ जाएगा वो 4s के बाद। और चौथे में जब गए तो 4s 3d, चूंकि 3d यहाँ नहीं भरा गया है तो यहाँ चला आया है, 4p हो गया। फिर आपका इसी तरीके से 4d भी होगा, लेकिन वो 5s के बाद, 4f भी होगा लेकिन वो 6s के बाद भरा जाएगा अबव प्रिंसिपल में। तो ये आप इसके क्रम को देख लेंगे। अब इसके क्रम को जब आप देख लेंगे तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा,
तो आप आसानी से लिख सकते हैं। बस माइंड में केवल इतनी चीज़ें आपके होनी चाहिए। ठीक, अब देखो एक चीज़ ये और दूसरी चीज़ ये मालूम होना चाहिए कि किस पीरियड में किस एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट आपके हैं, प्रेजेंट हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपका किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 47 है, अब 47 है तो फिर आपका वो किस पीरियड में आएगा, ठीक, किस पीरियड में आएगा। तो यहाँ पे 47 कहाँ पे आ रहा है, देखो ये पहला पीरियड हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें, मीन्स 47 वाला जो है आपका किसमें, पांचवें पीरियड का एलिमेंट होगा। ठीक, तो आपको जो है पांचवें पीरियड का जब एलिमेंट होगा तो आपको क्या करना है कि यहां तक चौथे पीरियड तक बिना कुछ सोचे समझे जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते हैं वो भर के चले जाना है। तो यहाँ पे आपका देखिए जैसे 47 है मान लो, तो 47 है तो हमको अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपका देखो पहला पीरियड भरा 1s 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ऑर्बिटल उसके दुगने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका 47 है तो 4 तक हमको भर लेना है। 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया और आपका 4s2 हो गया, 3d10 हो गया और आपका 4p6 हो गया। यहां तक जब पहुंचेंगे तो आपके 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, अब हमारा 47 है तो फिर क्या करेंगे, इतना हमने भर लिया, अब इतना भरने के बाद 47 हमारे पास बचा कितना, आपका 36 हो गया तो आपके 11 इलेक्ट्रॉन बचे। तो आपको जाना है फिर फिफ्थ पीरियड में जाना है। 5s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक, कितना 2 इलेक्ट्रॉन गया और आपका इसमें क्या 4d में फिर 9 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया और 5p0 हो गया। ठीक, अब अभी आगे हम लोग देखेंगे कि यस का एक इलेक्ट्रॉन जब ऐसी कंडीशन आएगी तो जंप करेगा, मीन्स इसका 5s2 और 4d10, 5s1 4d10 हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों होगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो है मान लो कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 75 है, क्या है 75 है। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको ये ध्यान देना है किस पीरियड का एलिमेंट होगा। तो जाहिर सी बात है भाई 75 है तो ये आपका कहाँ आएगा, 55 से लेके 86 के बीच आएगा, मीन छठवें पीरियड का एलिमेंट होगा। तो आपको क्या करना है, ये लास्ट के इनर्ट गैसेस को ध्यान में रखना है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान और ओगेनोसान। तो यहाँ पे आपका हीलियम की इंडिंग 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 नहीं भी याद है तो दो याद है तो इसमें 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे 18, फिर 18 जोड़ेंगे 36, फिर 18 54, फिर 32 जोड़ेंगे 86, फिर 32 जोड़ेंगे 118। तो कहाँ पे आपका किस पीरियड का इनर्ट गैस है आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत आसान हो जाएगा लिखना। अब यहाँ पे देखिए 75 है, अब 75 है तो ये हमारा छठवें पीरियड का एलिमेंट है, तो हमारा पांचवें तक भर गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए भर गया है तो हम इसको लिखने की बजाय क्या करते हैं, इस इनर्ट गैस को लिख दिए 54 जेनान, यहां तक भर गया है। ठीक, यहां तक इस क्रम में हम ऐसे भरते चले जाएंगे 2, 2, 4, 6, ठीक है, फिर 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10, 6, यहां तक भर दिया हमने। यहां तक पहुंचेंगे तो 54 इलेक्ट्रॉन भर गया। ठीक, इसी क्रम में लिखते जाएंगे। अब आपका यहाँ पे फिर जो भरा जाएगा ये आपका 6s होगा, 4f होगा, 5d और आपका 6p होगा। ठीक, आप बाउ प्रिंसिपल में। तो अब आपका 75 है तो 75 है, यहाँ पे 54 तक भर गया है तो बचा कितना, 21 इलेक्ट्रॉन बचा। भाई 2 आपका इसमें चला गया, 14 आपका इसमें चला गया। ठीक, 14 2 16 हो गया, फिर आपका बचा कितना 21 हो गया, तो आपका 5 बचा, तो 5 आपका इसमें हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। ठीक, तो अब आपको जो छठवें और सातवें पीरियड में भरने का जो क्रम है थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि छठवें और सातवें पीरियड में जब भरते हैं, 6th एंड 7th पीरियड में जो भरने का क्रम होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन का, पहले आपका 6s में गया तो जाना चाहिए 4f में, लेकिन 5d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, पहला दूसरा इसमें गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया। फिर आपका 4f में
क्या होता है 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन तक जाएगा। फिर आपका 5D में आपका 2 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक जाएगा और फिर आपका 6P में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक भरा जाएगा। भरने का क्रम ये होगा, मीन्स F में जाने से पहले एक इलेक्ट्रॉन आपका D में चला जाता है, ये अफबाउ के नियम का एक्सेप्शन है। ठीक, इसी तरीके से 7S में 7th पीरियड में जाएंगे तो पहला दूसरा इसमें जाएगा, फिर आपका 6D में आपका 1 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 5F में 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 6D में 2 से 10 इलेक्ट्रॉन तक, फिर आपका 7P में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन तक भरा जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, जैसे 57 लैंथानम है, 57 लैंथानम है, अब इसको आपको लिखना है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखो 57 आपका किस पीरियड का एलिमेंट होगा, 6 का होगा, क्योंकि 54 तक आपका 4th पीरियड है, तो 57 किसका होगा, 6 का, सॉरी 5th पीरियड, 6 पीरियड का है। 54 तक आपका 5th पीरियड है, तो आप 5th पीरियड तक लिख डालिए वैसे। ठीक, चाहे आप 5th पीरियड का जनान आप लिख लो यहाँ, ये 54 तक हो गया, या आप लिखना चाहें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक, 4s2 3d10 4p6, ठीक, 5s2 5p6, सॉरी 5d 4d 10 5p6, यहाँ तक हमने भर दिया। ठीक, ये भर दिया, यहाँ तक जनान हो गया, 54 हो गया। अब यहाँ पे 6s है, 4f है, 5f 5d और 6p, जो ऑर्बिटल हमारे लिखे गए थे, हमने लिखा था वही ऑर्बिटल को आपको नोट कर लेना है। थोड़ा सा माइंड में सेटअप रखेंगे तो छठवां है, छठवें के बाद आपका 4f आएगा, 5d और 6p। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, तो आपका देखिए 54 है, 2 आपका इसमें गया। ठीक, अब जाना चाहिए इसमें, लेकिन क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें गया तब इसमें आएगा। हमने बताया कि जो भरने का क्रम है 6s के बाद जाना चाहिए 4f में, लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल में एक्सेप्शन है कि 4f में जाने की बजाय इलेक्ट्रॉन आपका किसमें 5d में 1 चला जाता है, भर दिया। तो ये दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथानम। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये हो गया आपका पीरियड। हर पीरियड आपका देख रहे थे इनर्ट गैस से एंडिंग हो रही थी, और इनर्ट गैस से जो पहला एल्कली मेटल्स हैं उनसे स्टार्टिंग हो रही थी, केवल हाइड्रोजन को छोड़ दें तो वहां से आपका इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर ध्यान में रखना है। अब अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में आपका, ठीक, अब ग्रुप्स में हमने बताया 18 वर्टिकल कॉलम है। ठीक, क्या है 18 वर्टिकल कॉलम है, ठीक, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ए आपके जो 18 वर्टिकल कॉलम है, ए आपका फर्स्ट ए है, फिर आपका सेकंड ए है, फिर यहाँ पे थर्ड बी से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ थर्ड बी से 7th बी तक जाता है, फिर आपका फर्स्ट, फिर आपका 8th के 3 आते हैं, 8th के 3 आते हैं, तीनों अलग अलग कर दिए गए थे। फिर आपका फर्स्ट बी, सेकंड बी और थर्ड ए से लेकर के 7th ए तक आते हैं, फिर आपका जीरो ग्रुप। ओवरऑल आपके 18 हैं और 1 से लेके आईपीएससी के अकॉर्डिंग 18 कॉलम तक लिखे गए हैं। तो ओवरऑल हम ग्रुप को अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। यहाँ पे आपका ये फर्स्ट ए हो गया, फिर सेकंड ए, फिर आपका थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, 7th बी, 8th फर्स्ट बी और सेकंड बी, फिर आपका ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7th ए और आपके जीरो ग्रुप। या आईपीएससी के अकॉर्डिंग ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और ये 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, अब देखो 18 ही कॉलम है, लेकिन आपने छठवें और 7वें पीरियड में हमने बताया कि 32 एलिमेंट हैं। अब 32 एलिमेंट हैं, तो जो 6th पीरियड है, यहाँ पे मान लो ये 6वां पीरियड है, 6वें पीरियड में तो यहाँ पे 57 लैंथानम है, और यहाँ पे 89 एक्टिनियम है 7वें पीरियड में। ये मान लो 6th पीरियड है,
और ये क्या है, 7th पीरियड है। ठीक, तो इस पीरियड में यहाँ पे आपके 32 होने चाहिए, 18 ही हैं तो 32 तो आएंगे नहीं। तो 14 एलिमेंट को, 14 एलिमेंट को बोहर ने कहा 58 सीरियम से लेके 71 ल्यूटेनियम तक पीरियाडिक टेबल में नीचे रख दिया गया है। लैंथानम के बाद आते हैं, इसलिए इनको हम लैंथेनाइड बोलते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, लैंथेनाइड्स कहते हैं। इसी तरीके से 14 एलिमेंट कहाँ पे, 7वें पीरियड के 89 एक्टिनियम के बाद आते हैं 90 थोरियम से लेके 103 लारेंसियम तक के एलिमेंट, जिसे एक्टिनाइड कहते हैं। इनको मेन पीरियाडिक टेबल के नीचे रखा गया है। ठीक, कहाँ रखा गया है, नीचे रखा गया है। तो दो आपके मेन टेबल से देखेंगे नीचे भी रखे गए हैं। 14 एलिमेंट की दो सीरीजें हैं। पहली सीरीज लैंथानम के बाद की है, 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेनियम, जिसे लैंथेनाइड सीरीज। और दूसरी सीरीज आपकी क्या कहलाती है, 90 एक्टिनियम के बाद है, 90 थोरियम से लेकर 103 लारेंसियम तक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो टेबल को अरेंज किया गया, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को भरने के क्रम में अरेंज किया गया। ये बताओ कैसे अरेंज करते हैं। हमने बताया अगर 6 पीरियड की बात करें तो पहले आपका इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पहले आपका 6s में, फिर आपका किस में, 5d में 4f में जाना चाहिए, लेकिन 5d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। फिर आपका 4f में 1 से लेके 14 तक जाता है। फिर आपका 5d में 2 से लेके 10 तक। फिर आपका 6p में 1 से लेके 6 तक। तो जो इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम है उसी के आधार पे इस टेबल को अरेंज किया गया है। बताओ पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, यस में जाएगा, तो आपका ये NS1 होगा, ये आपका NS2 होगा। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, यस से एक कम वाले डी में, मीन्स आपका ये N-1 D1 हो जाएगा। ठीक, फिर इलेक्ट्रॉन किस में, F में जाएगा, 14। और ये कहाँ रख दिया गया इन 14 को, क्योंकि ऐसे भरते तो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती, इसलिए लॉन्ग फॉर्म का यह ड्रॉबैक है कि 14 एलिमेंट को यहाँ पे नीचे 58 सीरियम से 71 ल्यूटेनियम और 90 थोरियम से 103, इसको नीचे रख दिया गया एफ वालों को। फिर डी आएगा क्या, N-2 कहाँ, D2 से लेके कहाँ हो जाएगा, N-1 D10 तक भर गया। फिर आपका P में जाएगा तो आपका ये NP1 से लेके NP6 तक भरा जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भरने के आधार पे ग्रुपों में 18 ग्रुपों में बांटा गया है। हालांकि होना चाहिए 32 ग्रुप, क्यों, क्योंकि एफ को नीचे रखा गया है, इसलिए इस ग्रुपों को कम करके ये मान लिया गया कि भाई ये 3rd B में जो है जितने एलिमेंट हैं इनको मान लेते हैं हम लोग कि 3rd B ग्रुप के एलिमेंट हैं। ठीक, किसने मान लिया, बोहर ने मान लिया। नीचे फिर सीबोर्ग ने भी ये मान लिया कि भाई ये भी आपका 7th पीरियड के 14 एलिमेंट हैं जो 3rd B में ही रखे जाएंगे। ये किस कमी को दूर करने के लिए, टेबल एक्सटेंड ना बहुत हो जाए, इस कमी को दूर करने के लिए इनको जो है बीच में रख दिया गया। ठीक है, अब देखो इन पूरे एलिमेंट्स को पीरियाडिक टेबल में 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया है। होता क्या है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंशिएट करता है किस सबसेल में जाएगा, यस में जाएगा कि पी में जाएगा कि डी में जाएगा, और उस डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के आधार पे जिसमें इंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी एटम का, उसके आधार पे एलिमेंट को हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में 4 ब्लॉकों में रखते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए यस में इंटर कर रहा है तो इसको हम यस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। पहले 2 ग्रुप आपके यस ब्लॉक के। यहाँ पे क्या हो रहा है, पी में इंटर कर रहा है तो इन 6 ग्रुपों को क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। और यहाँ पे डी में इंटर कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा, एफ में इंटर करेगा, ये आपका एफ में, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। मीन्स आपका जो पूरी पीरियाडिक टेबल है उसमें एलिमेंट को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर यस कक्षक में जा रहा है सब, तो आपका क्या होगा, यस सबसेल में गया तो यस ब्लॉक का एलिमेंट, पी में गया तो पी का, डी में गया तो डी का, और एफ में गया तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। और फर्दर बोहर ने इन एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में बांटा कि भाई आपका ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो आपकी सेल हैं, ठीक,
ये सेल आपकी या ऑर्बिट हैं, तो आपका ये सबसे बाहर की n ऑर्बिट है, 1 2 3 इस तरीके से करते करते n तक आएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक, आउटर ऑर्बिट बोलते हैं या अल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टीमेट सेल बोलते हैं। और इसके जो अंदर होती है, इसमें n का मान एक कम होगा, n-1 को क्या कहा जाता है, पेनल्टी मेड सेल बोलते हैं। और इसके जो अंदर होगी उसको n-2 या आपका इसको एंटी पेनल्टी मेड सेल बोलते हैं, एंटी पेनल्टी मेड सेल कहेंगे। ठीक, अब आपके जितने नोन एलिमेंट हैं, अब तक जितने ज्ञात एलिमेंट हैं, या तो सभी सेल भरी हो सकती हैं। ठीक, क्या हो सकती हैं भाई, सब में इलेक्ट्रॉन भरे हो सकते हैं। तो जब सब में भरे होते हैं, अगर ऑल ऑर्बिट फील्ड अगर फील्ड हैं, तो आपका क्या होगा, अंतिम पीरियड का इलेक्ट्रॉन होगा। इन्हें इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक, इनको इसके अंतर्गत 0 ग्रुप वाला आ जाएगा, या 18 ग्रुप नंबर जो लास्ट में था वो ग्रुप आ जाएगा, उसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। मीन्स भरी कब होगी, सभी सेल जब आपका भरते जा रहा है, लास्ट में सेल भर गया, अब भर गया तो फिर आपका कंप्लीट हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर्ट गैस कहते हैं। बोहर ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, बोहर ने इनको कहा, इनर्ट गैसेस कहेंगे। और अगर आपका केवल एक सेल, आउटर सेल इनकम्प्लीट है, ये क्या है, केवल इनकम्प्लीट है, और सभी क्या हैं, फील्ड हैं, एंड अदर क्या हैं, फील्ड हैं, तो मीन्स आपका अगर ओनली n क्या है, n सेल इनकम्प्लीट है, n सेल इनकम्प्लीट है, एंड अदर कंप्लीट है, या कहिए फील्ड है, तो उसको जो है, ऐसे एलिमेंट को इन्होंने नॉर्मल एलिमेंट कहा। क्या कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट। तो सभी यस और पी ब्लॉक एक्सेप्ट 0 ग्रुप। ठीक, क्या, ऑल यस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जितने हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट 0 ग्रुप, केवल 0 ग्रुप को छोड़ दें तो आपके सभी के सभी यस और पी ब्लॉक के एलिमेंट में केवल आउटर सेल इनकम्प्लीट होता है, बाकी सभी के सभी कंप्लीट होती हैं। तो इसलिए इनको जो है नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है। इसी तरीके से अगर आपका n एंड n-1 क्या है, इनकम्प्लीट हैं, अदर इनकम्प्लीट हैं, अदर क्या है, एंड अदर कंप्लीट हैं, तो ऐसे एलिमेंट को बोहर ने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। क्या आते हैं, डी ब्लॉक में क्या होता है कि आपका n और n-1 सेल इनकम्प्लीट होती है, और अगर आपका n-1 एंड n-2 इनकम्प्लीट हैं, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। ठीक, इसके अंतर्गत सारे के सारे यह ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। तो एक तरीके से पूरे एलिमेंट को बोहर ने 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। इनर्ट गैसेस मींस ऐसे एलिमेंट जिनकी सभी सेल कंप्लीट हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स जिसमें केवल वाह्यतम कक्ष अपूर्ण है, बाकी सभी अंदर की कक्ष क्या हैं, पूर्ण हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व जिन्हें जो है 2 वाह्यतम कक्ष n और n-1 मींस बैलेंस सेल और पेनल्टी मेड सेल इनकम्प्लीट हैं, तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व, और 3 आउटर सेल यानी n-1 n-2 अगर इनकम्प्लीट हैं तो उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, बोहर ने कहा था। ठीक, तो ये जो है आपका एक टेबल के बारे में एक जनरल आइडिया है कि कौन सा एलिमेंट कैसे आपके अरेंज हैं। कल से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीरियाडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।